बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। इन लोगों ने शाम के वक्त सफ़र के लिए निकल जाना था, सो वो दोनों नाश्ते के बाद बैंक के लिए निकले। मैनेजर और वकील दोनों को ज़रूरी कागजात के साथ बैंक में बुलाया था उसने, और उन दोनों से मालूमात थी अपनी प्रॉपर्टी और अकाउंट्स की। फिर बैंक मैनेजर के साथ बात करके सुतुली के सारे अकाउंट सीज करवाए थे, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए गए थे और कंपनी के लिए नया रूल बना दिया कि लीजिए कि मौजूदगी के बगैर कोई भी इंसान समेत उसके बाप किसी किस्म की रकम नहीं ले सकते। अपने बाप के लिए तनख्वाह मखसूस कार्य थी, वो भी कंपनी से चेक लेकर कैश करवा सकते थे। अगर वो तनख्वाह पर ना काम करना चाहें तो जॉब छोड़ने का ऑप्शन भी दे दिया गया था। घर के खर्च और मुलाजमान की तनख्वाहों का अलग से बजट बनवाया। घर पे लीजिए की इजाज़त बगैर किसी भी किस्म की पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई थी। और सुतुली की तो बैंड बजाते ये कहकर अगर सुतुली को कोई पार्टी करना चाहे तो उसे घर से बाहर अपने शोहर की तनख्वाह के पैसों से करनी होगी। किसी माल या शॉप की इन पैसों की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। जो सुतुली कार्ड के बगैर कंपनी के नाम पे शॉपिंग करी। एक तरह से अली ने सुतुली को कंगाल कर दिए थे। हाँ, मगर उसने सोचा था कि जो करोड़ों के जेवरात सुतुली के पास थे वो वापस नहीं लेगी, बल्कि सुतुली अपनी शॉपिंग के पैसे जेवरात बेच कर पूरे करेगी। जितने बैंक में उसकी कंपनी के अकाउंट्स थे अली ने खुद जा जाकर सारी जगह से सुतुली के सारे कार्ड अकाउंट बंद करवा दिए थे। बस बहुत होगी अयाशियाँ, अब और कोई हराम खोर नहीं पलेगा यहाँ से। बैंक से निकलते उसे कुछ याद आया, वो वापस गई और नया अकाउंट चैरिटी के नाम पे खुलवाया और मैनेजर को हिदायत कर दी कि हर माह इस अकाउंट में मखसूस रकम करवाए और ज़रूरतमंदों और गरीबों तक पहुँचे। अब वो मुतमईन थी। बैंक से निकल के करीबी होटल में लंच करने के बाद वो लोग बाहर निकलते और जैसे ही अली से गाड़ी निकल के घर की तरफ मुड़ी तो कोई मोटरसाइकिल पर बड़े ही बेढंगे तरीके से उन लोगों का पीछा करने लगा। कभी उन लोगों से आगे हो जाता और कभी पीछे। अरे भाई, बड़ा ही कोई खोते का बूता है, मगर मेरे पास उसका इलाज करने का वक्त नहीं है अभी। तो ये लो, ये कहकर उसने साइड से गुजरती हुई मोटरसाइकिल को गाड़ी की हल्की सी साइड मारी और वो जो बड़ा शोखा हो करके क्रॉस करने लगा था एकदम गाड़ी से बचने के लिए फुटपाथ पे चढ़ गया और बैलेंस बिगड़ने पे खंबे से टकरा के बाइक समेत उल्ट के दूसरी तरफ जा गिरा। अली से हंस लगी और हाथ में मुंह खोल के उसे देख रहा था, जो बड़े मज़े से गाने चलाने के साथ गाना शुरू हो चुकी थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह देख के ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल जा रहे हो ही, वैसे नकली ससुराल तो जा ही रहे हो। वो अपनी बात पे खुद ही हंसी। आज बड़ी हंस रही हो, वजह क्या है? हातिम शक्की नज़र से देखता हुआ घर चलो, तुम्हें खुद पता चल जाए। और वाकई ही हातिम को घर में दाखिल होती है अलीज़े की हंस की वजह समझ में आ गई थी। सुतुली के गुस्से में चलाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और जैसे ही वो लोग लाउंज में पहुँचे तो लाउंज की हालत देख के अलीज़े का तो पारा हाई हो गया था। सारी पेंटिंग्स, फ्लावर्स और शोपीस दीवारों पे मार मार के तोड़ के कालीन पे बिखराए हुए थे। अलीज़े अंदर दाखिल तो उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ आखिरी शोपीस उसकी तरफ उछाल दिया और वो हातिम का हाथ पकड़कर नीचे झुक गई और सुतुली को जलाने के लिए मासूमियत से बोली, मोहतरमा फ़िज़ा साहबा, ये जो आपने नुकसान किया ना, ये आपके शोहर नामदार की तनख्वाह से पूरा किया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोठी तोड़ दो। इस महीने की सैलरी तो गई, अब आगे सोच लो क्या तोड़ के अगली तनख्वाह कटवानी है तुमने। तुम समझती क्या हो खुद को? कल की छोकरी मेरे मुकाबले पे आओगी? अरे मेरे हाथों में ही पलकर जवान हुई है, तुम्हें क्या लगता है मैं हार मानूंगी? नहीं, मैं हार नहीं मानू, देख लूँगी मैं तुम्हें। वो तन फन करती वहाँ से निकल गई। अली ने नौकरों को सफाई का बोला और सबको हिदायत कर दी, कोई भी आज की बात सुतुली के कमरे की सफाई नहीं करेगा और नौकरी से भी उन्हें अलीज़े के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। सो बेफिक्र को सुतुली के हर काम से इनकार कर दे सिवाय खाने के। खुद कमरे में जाकर दोनों अपनी अपनी पैकिंग करने लगे और नौकरों को बताया गया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए शुमाली इलाका जात की सैर को जा रहे हैं। अगर कोई उनके बारे में पूछे तो उसे यही बता दिया जाए। शाम से पहले वो लोग अलीज़े की कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गए थे, जहां से उन्हें उनके कागजात के साथ शिप पे पहुंचा दिया गया था। हातिम के लिए तो ये सफ़र भी नया ही था, मगर अलीज़े खुद भी बहुत एक्साइटेड थी। वो भी पहली बार समुद्री सफ़र करने वाली थी। उन दोनों को एक ही बहुत बड़े कमरे जितने कैबन दे दिया गया था। ज़ाहिर है अलीज़े ने हातिम को अपना शोहर बताया था, तो उसी हिसाब से उनका कमरा सेट कर दिया गया था। कमरा देख के अलीज़े तो परेशान ही होगी। भले सारे कैबन में मोटा कालीन बिछा दिया गया, मगर अलीज़े यहाँ तो नहीं सो सकती थी। सो इंटरकॉम करके कैप्टन को बुला के एक और बेड का इंतज़ाम करने का बोला। वो हैरान नज़र से अलीज़े को देख मगर बोला कुछ नहीं। कुछ ही देर में अलीज़े की निगरानी में बेड लगाया गया और उसके बाद ही जहाज़ की रवानगी की विसल बजने लगी। वो लोग जल्दी से अपना सामान सेट करके बाहर निकल आए और अर्शे पे खड़े होकर
रवानगी का मंजर देखने लगे। वहाँ और भी बहुत से लोग खड़े अपने प्यारों को हाथ हिलाकर अलविदा करने लगे। अलीज़ा का दिल भी उदास हो गया। उदास इसके प्यारों में एक बाप था जो पैसा कमाने की धुन में इतना मगन था कि उसके पास बेटी के लिए कभी टाइम ही नहीं था। उसने कभी अलीज़ा को गोद में नहीं बिठाया था, ना कभी प्यार से देखा। वो तरसी हुई नज़रों और बोझल दिल से किनारे को दूर होता देखती रही। उसने हातिम की तरफ देखा जो अपनों के पास जाने के लिए कितना खुश था। उसकी आंखें चमक रही थी। अलीज़ा ने उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। ना जाने क्यों वो हातिम के जाने का सोचकर उदास हो रही थी। हालांकि वो पहले दिन से जानती थी कि वो एक ना एक दिन चला जाएगा। ज़ाहिर है उसके भी माँ बाप बहन भाई थे, उसे उनके पास जाना था। मगर अलीज़ा के दिल को कौन समझाए। वो खामोशी से अंदर आके लेट गई। 2-4 रुके हुए आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे जिन्हें बेदर्दी से रगड़ती वो बेड पर लेट गई थी। उसके अंदर आने के कुछ ही देर बाद हातिम भी अंदर आ गया था। अलीज़ा उसे देखकर सोती बन गई क्योंकि वो इस वक्त बहुत उदास थी और उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे सोता देखकर हातिम भी खामोशी से लेटकर मोबाइल पे गाने चलाकर हेडफोन लगा के लेट गया। ज़हरे सफ़र में तो यही कुछ था, ना रात का पता होना था ना दिन का। अलीज़ा को भी पता नहीं चला था कब वो सचमुच सो गई थी। उठी तो रात के 10 बजे का वक्त था। हातिम भी गाने सुनता सुनता सो चुका था। उसके हेडफोन नीचे गिरे हुए थे, मोबाइल उसकी खुद की टांग के नीचे दबा हुआ था और खुद वो 8-13 बच्चों की तरह सोया पड़ा था। अलीज़ा को उसके सोने का अंदाज़ देखकर बहुत हंसी आई थी। वो फ्रेश होकर वापस रूम में आया तो भी वो ऐसे ही सो रहा था। उसने पानी का जग उठा के ज़रा सा पानी उसके खुले हुए मुंह में टपका दिया था और वो एकदम खांसी करता हुआ हड़बड़ाकर उठा था। अलीज़ा के हाथ में जग देखकर वो उसकी शरारत समझ गया और उठ के उसकी तरफ भागा था और वो आगे ला के भागे। थोड़ी देर आगे पीछे भागने के बाद अलीज़ा ने हाथ उठाए थे और वो दोनों सोफे पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगे। फिर हातिम उठकर फ्रेश होने चला गया और अलीज़ा ने वहाँ ही टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। उन्हें सफ़र करते दूसरा दिन था। वो हर शिप पर खड़ी थी और हातिम कैप्टन के कैबिन में था। उसे भी शौक चढ़ गया था शिप चलते हुए देखने का। अलीज़ा के कहने पे वो लोग उसे मोटर बोट, लाइफ बोट और कंपास का इस्तेमाल सिखा रहे थे। खुद वो खड़ी लहरों को देख रही थी। मोबाइल नेटवर्क तो शिप के चलते ही उड़ गया था। शिप के वाईफाई पे उसने सलोनी और दुआ लोगों को फेसबुक पे अपनी रवानगी की इतला दे दी थी। अब वो खामोशी से खड़ी थी मगर उसकी छट्टी उसे किसी की नज़रों के इर्तकाज़ का एहसास दिला रही थी। उसने बेचैन होकर इधर उधर देखा मगर कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं, मगर मुझे महसूस हो रहा है मेरी छट्टी कभी मुझे धोखा नहीं देती। उसने मोबाइल निकाल कर खुद की वीडियो बनाते हुए घूमकर चारों तरफ की वीडियो भी बना डाले। फिर देखते हुए उसे वो 2 आंखें लेंस की जंजीर के पास तकरीबन छुपी हुई नज़र आ ही गई। ये कौन है, पहले देखा हुआ तो नहीं लग रहा। वो सोचती उस तरफ चल दी मगर वहाँ पहुँच उसे धचकल गया क्योंकि वहाँ से उसका मतलूबा खिचड़ी बालों वाला बूढ़ा अंग्रेज़ गायब था। वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती हुई इतनी मगन होकर चल रही थी उसे इस बंदे के गायब होने का एहसास नहीं होता। वो इधर उधर देखकर वापस कमरे में आ गई और ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है उस बूढ़े ने उसे वैसे गैर इरादी तौर पर देखा और वो ऐसे ही शक करी। कमरे में आकर भी वो बोर हो रही थी। थोड़ी देर एलईडी पे चैनल सर्फिंग कर करके जब उससे भी उकता गए तो सोने के लिए लेट गए। ये नहीं था कि शिप पे और लड़कियां नहीं थी बल्कि खुद अलीज़ा का मन नहीं किया उन सब से बात करने का। उस सफ़र में उसका दिल बहुत बोझल था जबकि हातिम अपनों से मिलने को बेचैन और बहुत खुश था। वो उसके साथ अपना दुखी मन हल्का करने के बजाय खुद को मसरूफ़ करना चाह रही थी क्योंकि वो उसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो बेचारा ना जाने कब से अपनों से दूर था। जब से शिप पे आए थे वो बहुत मुतमैन था। सो अलीज़ा भी खुश होने का नाटक कर देती। उसके सामने वो सारी सोचों को झटक के सो गई। अगली सुबह वो लोग नाश्ते के बाद अरशे पर आए तो वहाँ खलासियों की हलचल देखकर चौंक गए। अलीज़ा समझी कि शायद कोई किनारा आने वाला, जो सब लोग भाग दौड़ कर। मगर हातिम के पूछने पर पता चला कि शिप बड़ी बड़ी आदमखोर शार मछली को पूरे ख़ानदान ने हमला कर दिया जो उछल कर डेक की तरफ आ रही थी मगर वहाँ से नाकाम होकर अब सब ने मिलकर शिप को टकरे मारना शुरू कर दी। शिप बड़ा होने की वजह से उनके वार नाकाम हो रहे थे मगर कैप्टन के मुताबिक अगर वो लोग ऐसे टकरे मारते तो जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुँचने का खतरा था। अब तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुसाफिर भी बाहर आने लगे थे। अरशे पर भीड़ और रंग बिरंगी बोलियों ने शायद मछलियों की भूख और बढ़ा दी थी। वो अब और ज़्यादा जोश से टकरे मार रही थी और ये शार्क थी भी आम शार्क से काफ़ी बड़ी। सेकंड कैप्टन ने गन लगाकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी जिससे शार्क मछलियों में थोड़ी सी हलचल मची थी और वो अपने ज़ख्मी साथियों पर टूट पड़ी थी। सारा पानी खून रंग हो गया था मगर उसका भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो मिनटों में दूसरी मछली को चट करके दोबारा से शिप की तरफ आ गई थी और इस बार उनकी अधूरी भूख शायद और भी बढ़ गई थी। वो ज़्यादा जोश में थी। कैप्टन ने उनके ख़तरनाक इरादे देखकर कुछ सोचकर जहाज़ की समत तब्दील कर थोड़ा पीछे हटने की हिदायत की
खलासियों से स्टोर में पड़े तेल के ड्रमों में से एक लाने को बोला। 7 पुराने फटे हुए बांध के थोड़े टुकड़े मंगवाए। दोनों चीज़ें आने पर थोड़े से तेल में कपड़े के एक टुकड़े को भगोकर मिशल की तरह बना और बाकी ड्रम एहतियात से पानी में गिराने को बोला। पानी में तेल मिलते ही कैप्टन ने कपड़े को आग लिया और पानी की तरफ उछालकर जहाज को तेज रफ्तार से एक साइड से निकलने को बोला। ये तरकीब काम कर गई थी। पानी पर आग लगने की वजह से मछलियों में भगदड़ मच गई और वो एक दूसरे से टकरा कर उल्टने लगी। कुछ ही देर में ये लोग वहाँ से बहुत दूर निकल आते और अब जहाज़ की रफ्तार फिर से नॉर्मल कर दी गई थी। अलीज़ा तो अभी तक इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को देख कर हैरान थी। इस सारी अफरा तफरी में दोपहर ढलने लगी थी और इन लोगों को भूख भी लग गई थी। हातिम तो पूरे जहाज़ पे चकराता फिरता था, कभी कैप्टन के कैबिन तो कभी इंजन और कभी खलासियों से। वो हर दिल अजीज़ बन गया था। अलीज़ा तो बस खाती सोती या अर्श पे खड़ी होकर समुंदर को देखती थी। हालांकि हातिम ने उसे काफ़ी मरतबा प्ले रूम में साथ चलने को बोला था, मगर वो इनकार कर देती थी। वो खाने के बाद थोड़ी देर सो गई और जब उठी तो तबीयत की कहूलत काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। दोपहर को सेकंड कैप्टन की फायरिंग के बाद अलीज़ा ने सोचा था कि वो भी गन चलाने सीखेगी। इस बात को सोचकर वो उठी और फ्रेश होकर डेक पर आ गई। शाम ढल रही थी और मौसम बहुत खुशगवार था। बहुत सारे लोग छतरियों के नीचे कुर्सियाँ मेज़ लगाए चाय काफ़ी के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे और कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे। वहीं हाथ भी कुछ मंचले लड़के लड़कियों के ग्रोह में राजा अंदर बनकर बैठा हुआ था। अलीज़ा को बहुत हंसी आई। कहाँ 12वीं सदी का वो जंगली हातिम, कहाँ अब ये 21वीं सदी का मॉडर्न हातिम। वो उसे एक नज़र देखकर एक खलासी की तरफ मुतवज्जा हुई और उसे सेकंड कैप्टन को बुलाने भेजकर खुद पास खाली कुर्सी पर बैठ गई। इतने में हातिम भी उसे देखकर उठकर उसके पास आ गया था। क्या यार अलीज़ा, तुम कितनी बोरिंग हो गई हो इस शिप पे आके। रात कमरे में आता हूँ तो सोई होती हो और दिन में भी बस खाने पर मिलती हो। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैंने क्या कुछ सीख लिया। वो मुँह बसूर कर नाराज़गी से बोला। इससे पहले अलीज़ा कोई जवाब देती सेकंड कैप्टन इन लोगों के पास आ गया था। ये एक 30 साल खुश जवान था। यस मैम, आपने बुलाया। वो हातिम से हाथ मिला के अलीज़ा से मुखातिब हुआ। जी हाँ कैप्टन, दरअसल मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी मैडम, आप हुक्म करें। वो दरअसल में आपसे शूटिंग सीखनी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा गन्स और मैगज़ीन हैं तो कल से हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। अरे मैडम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो वैसे भी शूटिंग का बहुत शौक है। आप लोग मेरे शागिर्द बनना चाहते तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। कल से रोज़ 12 बजे दिन हम प्रैक्टिस किया करेंगे। उस वक्त सब लोग अपने अपने कैबिन में होते तो किसी की मुदाखलत या इतराज़ का कोई इशू नहीं बनेगा। अगले दिन से उन लोगों ने गन चलाना सीखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अलीज़ा ज़्यादा पुराने ज़माने में आती हथियार तो होते नहीं थे और इसने हातिम से भी कन्फर्म कर ली थी। सो ये हथियार किसी भी मसले की सूरत में इन लोगों के काम आ सकते थे। वैसे तो इन लोगों का प्रोग्राम यही था कि अलीज़ा हातिम को सिर्फ सहराए आज़म अफ्रीका तक ही पहुँचाएगी और शिप की वापसी तक अफ्रीका में ही घूम फिर लेगी। मगर फिर भी कोई मसला अगर बन जाता तो ये लोग हथियार तो इस्तेमाल कर सकते थे ना। शिप पे बहुत सारा असले का स्टॉक था। सो वो दोनों बेफिक्र होकर अंधाधुंध सीख रहे थे। ये उन्हें सीखते हुए तीसरी या चौथी शाम थी जब वही ठगना सा अंग्रेज़ अलीज़ा के पास है। वो शाम के बाद अरशबे के लिए बैठी जूस पी थी जब वो बिना इजाज़त उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गए। ए मिस्टर, और भी जगह खाली है, वहाँ जाके बैठो, उठो इधर से। उसने जैसे ही उसे वहाँ से उठने को बोला तो इस आदमी ने उसका हाथ पकड़े बोला, डार्लिंग बात तो सुनो। वो गुस्से से उठ खड़ी और जमा के थप्पड़ लगा उसके मुँह पर। सच शुक्र उस टाइम वहाँ कोई नहीं था, वरना खाम खा का स्कैंडल बन जाता। वो आदमी थप्पड़ खा के कुर्सी समेत उलट गया था, मगर इंतहा का ढीठ था कि हंस रहा था। लीजिए उसके पास पंजों के पास बल बैठी और उसका मुंह दबोच के घुर्रा के बोले, दोबारा मेरे आसपास नज़र भी मत न, वरना सारे के सारे दांत तोड़ दूंगी और दोबारा हंसने के काबिल नहीं रहोगे। उसका मूड ऑफ हो गया था। वो गुस्से में भरी कमरे में पहुंचे और मुंह के बल लेट गई। कुछ देर में मूड थोड़ा ठीक हुआ तो उठकर लैपटॉप ऑन करके बैठ। जैसे फेसबुक पर ऑनलाइन तो नोटिफिकेशन की भरमार हुई। दुआ के ढेर सारे मैसेज आए हुए थे। मैसेज पे उसने जैसे खोले सब में उसे जल्दी रब्ता करने की तलकीन की गई थी। उसने हंसते हुए जैसे ही वीडियो कॉल मिले फ़ौरन पे करके बिना दुआ सलाम के उसने बुशरा से बात करने का बोल के फ़ोन उसे थमा दिया था। अलीज़ा ने उस लड़की की जल्दबाजी पे अफसोस से सर लाया और बुशरा से हाल वगैरह पूछने लगी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बुश ने उसे जो बताया वो उसके लिए तशवीशनाक था। उसके मुताबिक इंडिया से कोई एजेंट उसके जहाज़ पर उन लोगों के साथ सफ़ा करे और अंग्रेज़ों जैसे हुलिये में, और वो हिप्नोटिज़्म का मारे उसे उन लोगों को हिप्नोटाइज़ करके अफ्रीका से बर्मा और वहाँ से इंडिया पहुँचाने का काम दिया गया। जिन पीड़ितों ने आखिर में उनका मुकाबला करते हुए दौड़ लगा थी वो आराम से नहीं बैठे। उन लोगों की पहुँच हुकूमत के आला ओहदों तक है और उन लोगों के लिए अब हातिम और अलीज़ा ज़िंदगी और मौत का मसला बन गए। उन लोगों ने अहद किया कि वो हर हाल में दोनों को शैतान के सामने कुर्बान करेंगे और तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। उन लोगों का तो अलीज़ा को कोई डर नहीं था, मगर अब ये हिप्नोटिज़्म का माहिर, वो भी अंग्रेज़ों जैसा,
वो कैसे ढूंढेगी? शिप पे तो बहुत सारे अंग्रेज़ मर्द और औरतें सफ़र कर रहे हैं। अगर उसने हातिम पे काबू पा लिया तो वो तो उससे भी कुछ भी करवा के उन दोनों को काबू कर लेंगे, क्योंकि अब तो हातिम और भी ख़तरनाक हो सकता है। आतिशी हथियारों को सीखने के बाद वो लोग उसके हुलिया की मालूमात नहीं ले पाते और ये काम अब अलीज़े को खुद करना था। मगर कैसे? सोच के उसका दिमाग पक गया, मगर उसे कोई हल नहीं मिल रहा था।